नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके कौन-कौन से टाइप हैं, किस-किस तरह के डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं, उनके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हैं जो डेली लाइफ़ में हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणों के ज़रिए पढ़ेंगे और किस तरह से वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म जो कंसेप्ट दिया था वो सिगमंड फ्रायड ने दिया था और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था उनकी बेटी अन्ना फ्रायड ने। एक्चुअल में फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने बताया था कि दिमाग के 3 भाग होते हैं। पहला है इड, जो कि डिमांड क्रिएट करता है। इड हमारी जानवर प्रवृत्ति होती है जो जन्म से हमें मिलती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, तुरंत संतुष्टि चाहती है, जो चाहिए तो चाहिए। और दूसरी चीज़ है ईगो, जो दूसरा पार्ट है, जो ये कहती है कि वास्तविकता क्या है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाए कि वो चीज़ प्राप्त करनी है या नहीं करनी। यानी विवेकशील जो नेचर है वो हमारा ईगो से प्राप्त होता है। और तीसरा है सुपर ईगो, जो मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाती है, मोरलिटी के नियम हमें बताती है कि मोरलिटी के हिसाब से आपको ये करना है कि नहीं करना है, यानी नैतिकता के आधार पे। तो 3 हिस्से हो गए ब्रेन के, ब्रेन के नहीं, मन के हमारे। और इन तीनों में आपस में असमंजस्य, जब इन तीनों में अगर तालमेल की कमी हो जाती है तो तनाव आता है। ये कहें कि जब इड है वो इस तरह की डिमांड कर दे जो वास्तविकता पे संभव ना हो, तो ईगो तनाव में आ जाएगा कि ईगो क्या करे, रियलिटी में तो वो हो नहीं सकता, लेकिन इड है वो उस पर प्रेशर डाल रहा है। तो कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं। आइए देखते हैं वो किस तरह से आती हैं। जो ईगो है उस पर 3 समस्याएं आती हैं। पहली चीज़ है इड, जो अनरीजनेबल डिजायर्स हैं वो उनका प्रेशर डालती है। दूसरी चीज़ है आउटसाइड वर्ल्ड है, जो रियलिटी है वो प्रेशर डालती है ईगो पे। और तीसरी चीज़ है सुपर ईगो, जो मोरलिटी बताते हैं वो प्रेशर डालती है। 3 प्रेशर हैं जो ईगो पर जारी रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, जिससे ईगो को परेशानी होती है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है। तो इससे बचने के लिए ईगो एक जो सेल्फ डिफेंस के लिए एक ढाल बना लेती है, एक तरह से सेल्फ डिफेंस तैयार कर लेती है। जैसे ही ढाल आ जाती है तो ईगो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रिलैक्स हो जाती है। तो ये ईगो का एक तरीका है सेल्फ डिफेंस, जिसे हम कह रहे हैं, वो एक ढाल है ताकि जो इन तीनों की तरफ से जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं उस तक ना पहुंचे। कैसे, कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं। ये ईगो को बचाने का तरीका है। और किस चीज़ से बचाते हैं हम? चिंता और तनाव से बचाते हैं। और ये नॉर्मली ज़्यादातर डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियसली होते हैं, नेचुरल प्रोसेस है सारी की सारी। और ये हेल्दी हैं, ज़्यादातर हैं वो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। सेल्फ एस्टीम को बचाते हैं, सेल्फ इमेज को बचाते हैं। पहला जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन हिंदी में मेरे लिए मुश्किल होएगा थोड़ा सा, तो आप पढ़ लें प्लीज़। सब्लिमेशन है वो क्या होता है? सेटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद सब्स्टिट्यूट इन ए सोशली एक्सेप्टेबल वे। आपके अंदर कोई जो इड है वो ऐसी डिमांड पैदा कर रहा है, कोई ऐसी इच्छा हो रही है जो अनसोशल है, तो उस इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, उस एनर्जी को कैसे पूरा किया जाए, करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनसोशल है तो रियलिटी में वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसको इस ढंग से मॉडिफाई कर दिया जाए, सोशल वे में मॉडिफाई कर दिया जाए, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यानी रिडायरेक्टिंग बैड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इमोशंस इनटू पॉजिटिव बिहेवियर। किस तरह से अपने असामाजिक भावों को सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों में लगाना। यानी ऐसे असामाजिक भाव हैं जो समाज में संभव नहीं हो सकते, तो उनको सामाजिक स्वीकृत कार्यों में लगा दिया जाए। जो फ्रायड है उसने ये कहा था कि सिर्फ यही सब्लिमेशन ही एक हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है, बाकी इतने हेल्दी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो, टेकअप किक बॉक्सिंग टू रिलीज फ्रस्ट्रेशन। कोई किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आ रहा है, तो वो किक बॉक्सिंग शुरू कर देता है, तो वो एनर्जी निकल जाएगी। एक प्रेम में असफल व्यक्ति है, खुद में युद्ध में शौर्य चक्र प्राप्त कर लेता है। यानी कोई ऐसी चीज़ थी जो सामाजिक रूप से संभव नहीं हो पाई, लेकिन वो दूसरी जगह एनर्जी को लगा देता है। एलियन हु इज़ वेरी एग्रेसिव, जो बहुत गुस्सेल है, बिकम्स ए प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर, जो अपना एनर्जी है वो दूसरे फील्ड में लगा देता है। जो एक फील्ड जो संभव नहीं होता सामाजिक रूप से, असामाजिक होता है, वो सामाजिक रूप से लगा देना सब्लिमेशन कहलाता है। तो उसके बाद आते हैं हम, अगला है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दूसरी जगह पर लगा देना। दूसरी जगह पे थोड़ा सा अंतर है। ये वो था असामाजिक को सामाजिक में लगा देना। ये होता है कि एक नेगेटिव इमोशन आपके पास आया है कहीं से, और उसको आप
किसी दूसरे ऊपर चीज़ पर या दूसरे इंसान पर ट्रांसफ़र कर देते हो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी जैसे मैं ये कहूँ सैटिस्फाइंग एन इम्पल्स विद सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के साथ आप सैटिस्फाई कर लेते हो अपने इम्पल्स को। किस तरह से? एग्जाम्पल है कि आई डिड सो पुअरली ऑन एग्जाम्स, मैं एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाया, आई विल जस्ट गो होम एंड किक माई डॉग, मैं घर जाऊंगा और मैं कुत्ते को लात मारूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन थी, आप एग्जाम पे तो नहीं निकाल सकते थे, आप कुत्ते पर निकालोगे। जैसे एक मुहावरा है, कोई किसी को बुरा लगे तो सॉरी, कि ऐसा कहा जाता है कि कुम्हारी पर तो जोर चला नहीं और गधी को पीट दिया। तो ये सेम एग्जाम्पल है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जहां आप नहीं निकाल सकते उसको, कम हार्मफुल या बिल्कुल इनोसेंट होता है उन पर आप निकाल देते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये बॉस है, ये इस आदमी पर चिल्ला रही है और ये आदमी घर आके अपने बच्चों पर चिल्ला रहा है, तो यानी इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यहाँ पे कहा है बॉस शाउट्स एट अनिका, जो बॉस है वो अनिका पर चिल्लाता है और अनिका अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी समझ गए होंगे आसानी से। उसके बाद हमारा आता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है कि जो फेलियर टू एक्सेप्ट रियलिटी, यानी जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जानबूझकर होता है ये इवेंट फ्रॉम अवेयरनेस, यानी रिफ्यूज टू एडमिट दैट समथिंग स्ट्रेसफुल हैज़ हैपेंड, यानी आप रिफ्यूज कर देते हैं एडमिट करने से कि कुछ बुरा हुआ है या हो भी सकता है, आप मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनायल। आप डिनाई करते हो जानबूझ के, जबकि बुरा होता ही है वो। किस तरह से एग्जाम डिनाई करते हैं देख लें। दिस इज़ नॉट हैपनिंग, इट कांट हैपन टू मी, कुछ इस तरह से कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता। और लेकिन जबकि ऐसा होता है, जैसे स्मोकर्स डू नॉट एडमिट दैट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ, जो धूम्रपान करने वाले हैं वो नहीं मानते, शराब पीने वाले हैं वो बोलते हैं कि शराब तो दवाई होती है, ज़्यादा हानिकारक नहीं है, और पी रहे हैं और जिंदा हैं। तो कुछ इस तरह से कहते रहते हैं, तो वो जस्ट डिनाई करना होता है, वो डिनायल होता है कि बुरा नहीं हो रहा। यानी जैसे देखिए एक साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट को क्लाइंट है वो बोल रहा है आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट नीड टू टॉक विद यू, मुझे आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक डायबिटिक है वो चीनी खा रहा है। या स्पेंडिंग मनी फ्रीली व्हेन ब्रोक, यानी आप पैसे खर्च कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो जब आपके पास पैसे बहुत कम बचे हैं। वेटिंग 3 days टू सीक हेल्प टू सीवियर एब्डोमिनल पेन, ये नॉर्मल होता है, महिलाओं में होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेट में, लेकिन फिर भी वो तो 3-4 दिन निकाल देते हैं कि कोई ख़ास समस्या नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। तो ये होता है एक तरह से आप डिनाई करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ माई हस्बैंड इज़ ओनली ए सोशल ड्रिंकर, मेरे हस्बैंड हैं वो कभी कभार पीते हैं बस, लेकिन पीते तो हैं, तो आप डिनाई कर रहे हो। ये डिनाइल होता है कि आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद है कंपनसेशन, होता है क्षतिपूर्ति। ये क्या होता है कि आप में कोई कमी होती है, कवरिंग ए वीकनेस, यानी एक वीकनेस को कवर करना बाय ओवर अचीविंग इन अनदर एरिया, दूसरे एरिया में ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त करके किसी एक क्षेत्र की कमजोरी को दूसरे क्षेत्र में पूरी करना। कैसे? मान लो एक अंधा व्यक्ति है, तो यानी एक उसमें कमी हो गई, तो संगीत में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, जिससे वो अपने आप को पूरा समझने लगता है। यानी एक चीज़ उसको हर्ट कर रही थी, तो दूसरे में उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, तो ईगो बैलेंस हो जाती है एक तरह से। रोहित इज़ नॉट गुड एट एथलेटिक्स में ये अच्छा नहीं है, सो ही पुट्स ऑल ऑफ हिज एनर्जी इनटू बिकमिंग ए गुड स्कॉलर। इसके बाद आते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन, यानी पीछे जाना। पीछे जाना का मतलब होता है टाइम में पीछे जाना, टू मूव बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन फेस्ड स्ट्रेस। जैसे ही आप पर कुछ स्ट्रेस आता है तो आप पीछे लौट जाते हो। पीछे लौटने का मतलब होता है पीछे के टाइम में। पीछे टाइम का मतलब क्या होता है कि आप वो क्रियाएं करने लग जाते हो जो आप पहले करते थे। यानी हो सकता है कोई 20 साल का लड़का है और वो बच्चों वाली हरकतें करने लग जाए, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं। एक चाइल्ड में शक देयर थंब वेट द बेड, एक बच्चा है जो 4-5 साल का है और वो अंगूठा चूसने लग जाता है, जबकि अंगूठा चूसने की उम्र है वो 1 साल के आसपास होती है। वेट द बेड यानी बिस्तर गीले करने लग जाता है, तो जबकि ये 1 साल से पहले का बच्चा होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है 4-5 साल का बच्चा ऐसा करे तो पीछे जा रहा है। जो नई पत्नी होती है शुरुआत में, अगर पति से झगड़ा होता है तो वो अपने मायके वापस लौट जाती है, यानी वो पीछे के टाइम में जाना चाहती है जहाँ वो सेफ महसूस करती है। और उसके बाद आते हैं हम यूजिंग चाइल्ड लाइक वेज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस। चाइल्ड लाइक वेज का मतलब होता है हम इमोशंस के लिए कुछ बातें करते हैं, जैसे
क्राइंग, बहुत चिल्लाना, या नेम कॉलिंग का मतलब होता है गालियाँ देना, थ्रोइंग थिंग्स, चीज़ों को फेंकना, ये जो कि बच्चों की आदतें हैं, या स्वेयरिंग, कसमें खाना, कि कुछ इस तरह की जो आदतें हैं वो बच्चों की आदतें हैं। अगर कोई बड़ा इस तरह की करता है तो इसका मतलब है वो प्रतिगमन में जा रहा है। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है दमन। इसको सिलेक्टिव इसको रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, यानी चीज़ों को दबा देना। फ्राइड ने इसको सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा था। सिलेक्टिव फॉरगेटिंग का मतलब होता है हम जानबूझ के चीज़ों को भुला देते हैं, यानी दमन कर देते हैं, दफना देते हैं। क्यों? अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग आउट अनप्लीजेंट मेमोरीज इन अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज हम दबा देते हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं। क्या क्या? जैसे आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग अप टू द एक्सीडेंट बट नथिंग आफ्टर दैट। मैं उसके बाद की मुझे कुछ भी याद नहीं है, उससे पहले की बातें याद हैं। या फिर जैसे मान लो एक लड़की है जिसको कहीं अब्यूजिव बिहेवियर सहन करना पड़ा किसी अवस्था में, तो वो उसको ज़बरदस्ती भुला देना चाहती है और बाद में उसको याद भी नहीं रहता। या फिर हमारी कहीं अपमान हो जाता है या कहीं बुरे अनुभव होते हैं, उनको हम ज़बरदस्ती भुला देते हैं और वो याद नहीं रहते हमें, अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, पूरी तरह नहीं भुलाए जाते, वो वापस आ सकते हैं। रिप्रेसिंग ओडिपस कम्प्लेक्स इनटू द अनकॉन्शियस। ओडिपस कम्प्लेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनैलिटी थ्योरी में जाइए, उसमें फ्राइड का पूरा चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा आपको। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग इमोशंस दैट आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट यू फील। यानी आप एक्सप्रेस करते हो वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं जो आप महसूस करते हो। यानी आप अंदर से महसूस अच्छा करते हो और आप बुरा दिखा रहे हो, या फिर बुरा महसूस कर रहे हो अच्छा दिखा रहे हो। खुद से विपरीत होने का दिखावा करना होता है एक तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसील एंगर, यानी एंगर को दबाना। या फिर हेट विद काइंडनेस, यानी आप नफरत कर रहे हो लेकिन काइंडनेस दिखा रहे हो। जैसे टीजिंग बोदरिंग, यानी किसी को परेशान करना। समवन यू लाइक, जिसको आप पसंद करते हो उसको आप टीज करते हो, परेशान करते हो। या फिर ए वुमन इज ओवर प्रोटेक्टेड टू हर अनवांटेड चाइल्ड। एक महिला है जिसने एक बच्चा जन्म दिया जो उसकी पसंद का नहीं था। यानी हो सकता है कोई हमारे समाज में होता है कि लड़कियों को वो पसंद नहीं करते, 2-3 लड़कियां हो गई और वो उसको पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी उस पर ओवर प्रोटेक्शन दिखाती है, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार जताती है। जताने का मतलब होता है कि वो दिखावा करती है, अंदर से नहीं। एक्टिंग लाइक यू हेट समवन यू रियली हैव ए क्रश ऑन। या फिर आप कई बार एक्टिंग करते हो कि आप किसी से नफरत करते हो जबकि आपका उस पर क्या बोलें दिल आया हुआ है। रिएक्शन फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं डे ड्रीमिंग, या फैंटासी भी कहा जाता है, दिवा स्वप्न होता है। यानी इसका मतलब होता है कि आपकी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे नहीं हो पा रही हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो बैड इमोशंस ईगो को परेशान कर रहे हैं, तो आप उससे भाग जाते हो, एस्केप हो जाते हो। एस्केप करके आप माइंड के अंदर ही खुशी तलाश करते हो, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा बेटर सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसमें आपको अच्छा फील होता है। जस्ट ये डे ड्रीमिंग है। अवॉइडिंग रियलिटी, यानी रियलिटी से अवॉइड करते हो बाय रिट्रीटिंग टू ए सेफ प्लेस विद इन वंस माइंड, लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड। या फिर इस तरह के एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप कल्पना करते हो कि लॉटरी लगने की कल्पना है, कोई जॉब लगने की कल्पना करता है, कोई मकान गाड़ी, बहुत सारी कल्पनाएं करने लगते हैं और उसमें उनको अच्छा फील होता है। प्रोजेक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रक्षेपण होता है, यानी इसका मतलब सी देयर ऑन अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ बुरी फीलिंग्स हैं, अनएक्सेप्टेबल थिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं और मोटिव्स हैं या तो विचार आ रहे हैं जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आप दूसरों में देखने लग जाते हो। आपको लगता है कि दूसरे बुरे हैं जबकि आपके अंदर होते हैं वो विचार। ये होता है प्रोजेक्शन। या फिर अपनी कमियां दूसरों में देखना, दूसरों पे इल्जाम लगाना या शक करना। जो शक करना होता है ये पक्का इसमें होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हेट्स मी, कोई ये कह रहा है कि वह मुझसे नफरत करता है जबकि एक्चुअल में ये होता है कि वह खुद सामने वाले से नफरत कर रहा होता है। दूसरा है रमा अपने जीजा को पसंद करती है लेकिन वह इससे इनकार करती है और कहती है कि उसके जीजा उसे पसंद करते हैं। ये उल्टा करिए, एक्चुअल में ये पसंद कर रही थी और इसे लगता है कि वो पसंद करता है। ये प्रोजेक्शन होता है, अपनी इमेज बाहर दिखती है, उसको उल्टा दिखती है। वाइफ में बी एंग्री एट हर हस्बैंड फॉर नॉट लिसनिंग। एक पत्नी है अपने हस्बैंड पर गुस्से हो रही है कि वो उसकी बात सुन नहीं रहा। व्हेन इन फैक्ट इट इज़ द एंग्री वाइफ हु डजंट लिसन, जबकि एक्चुअल में ये था कि वो गुस्से में खुद नहीं सुन रही है।
तो ये उल्टा होता है, दूसरे पर होता है सब चोर हैं, कोई ये कहता है कि सब चोर हैं, इसका एक्चुअल मतलब होता है कि मैं चोर हूँ। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मान लो कोई पैसे की गड्डी हाथ में लिए बैठा है और आपने उनको ये कह दिया कि ऐसे मत घूमो, कोई चुरा ले जाएगा। एक्चुअल में ये विचार आपके अंदर से आया था और आपके अंदर भी वो इच्छाएं जागी थी और आप ब्लेम कर रहे हो कि कोई और चुरा ले जाएगा। तो इच्छा तो आपके अंदर थी, लेकिन आप ब्लेम दूसरे पर कर रहे हो, प्रोजेक्शन कर रहे हो। सब झूठे हैं यहाँ, इसका मतलब है आप झूठे हो, तो आपको सब झूठे लगते हैं। वह फ्लर्ट करता है, इसका मतलब है फ्लर्ट आप करते हो और आपको सारे फ्लर्टी ही लगते हैं। उस तरह की भाषा जो भी कोई इस्तेमाल करता है आपको लगता है कि फ्लर्ट ही करता है। तो ये प्रोजेक्शन है जो दूसरों पर ब्लेम करता है। आई थिंक सी लाइक्स मी, ये सोचता है कि वह, मुझे लगता है कि वो पसंद करती है, जबकि यह उसको लाइक करता है, दूसरी तरफ से नहीं है। इसको प्रोजेक्शन में दिख रहा है उल्टा। उसके बाद देखते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप लॉजिक देते हो, गलत लॉजिक देते हो। आपसे कुछ बुरा हुआ, कुछ बुरी फीलिंग है या कुछ असफलताएं हुई आपसे, और उनको के लिए आप सही लॉजिक की बजाय गलत लॉजिक देते हो, जिससे आप अपने आप को सही साबित कर सको, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके। देखिए कैसे वास्तविक कारण के बजाय झूठा तर्क देना होता है। कुछ गलत होने पर खुद को गलत तर्क देकर खुश करना होता है एक तरह से। जस्टिफाइंग व्हेन यू बिहेव इरेशनली, आपने कुछ गलत तरह का बिहेव किया और आप उसको जस्टिफाई करते हो कि मैंने ठीक किया, यानी आप अपने आप को ठीक साबित करते हो। जैसे ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर फेलियर्स। समझो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं असफल हुआ हूं, उसकी वजह दूसरे हैं, कि यानी आप अपने आप को ठीक साबित कर रहे हो और ये कह रहे हो कि जो दूसरे थे उन्होंने गलत किया, मैंने गलत नहीं किया। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ये कह रहा है कि मैंने तो पेपर में फेल होने की वजह यह है कि जो टीचर है उसने पढ़ाया नहीं या टीचर ने नंबर कम दिए, जबकि गलती ये थी कि आप सही नहीं कर पाए थे। यानी सही लॉजिक नहीं देते, गलत लॉजिक देते हैं। ग्रेप्स आर श्योर, एक्चुअल में ये कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। एक्चुअल में अंगूर खट्टे नहीं थे, एक्चुअल में क्या था कि वो असफल हो गई थी लोमड़ी। लेमन्स आर स्वीट, ये भी ऐसा ही है कि अगर भूखा मर रहा है तो ये बोल रहा है कि लेमन्स मीठे हैं, एक्चुअल में मीठे नहीं है, लेकिन आप लॉजिक दे के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। ए पर्सन में एक्सप्लेन ए नेचुरल डिजास्टर एज गॉड्स विल। ये कहते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हम ये बोलते हैं कि भगवान की मर्जी थी। ये है कि एक वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि बुरा हुआ और आपके पास कोई इलाज नहीं। आप क्यों ये कहते हो, सेटिस्फाई करने के लिए शब्द कहे जाते हैं। रिजेक्शन के बाद मोहन बोलता है, जया सुंदर नहीं थी, मुझे वो पसंद भी नहीं थी, जबकि हकीकत तो ये है कि जया ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और वो सुंदर थी, लेकिन ये गलत लॉजिक देके खुद को सेटिस्फाई करता है। राज अपने पापा को बोलता है, मैंने सी ग्रेड लिया है क्योंकि जिन्होंने नकल की उनके नंबर अधिक आए हैं। यानी ये लॉजिक दे रहा है कि मैंने कम नंबर इसीलिए लिए क्योंकि मैंने नकल नहीं की। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ कि इसके नंबर कम आए और ये अच्छा नहीं कर पाया, तो इसने लॉजिक अलग बना लिया। मैं बीकानेर वाले की चॉकलेट उठा लाया क्योंकि वो मिठाई महंगी देते हैं। एक्चुअल में महंगी होने की वजह से नहीं उठाया, चॉकलेट उठाने में आपको मज़ा आ रहा होगा, यानी कमी आपकी थी, आपने गलत बिहेव किया और आप उसका गलत लॉजिक दे रहे हो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रैशनलाइजेशन हमेशा ही लॉजिक देगा। तो अगर कहीं भी लॉजिक दे रहा है तो पक्का ही रैशनलाइजेशन होगा अपने आप को ठीक साबित करने के लिए। इट्स माई मैथ टीचर्स फॉल्ट, आई फेल्ड द टेस्ट। आदमी कह रहा है कि ही बीट्स हिज वाइफ बिकॉज शी डजंट लिसन टू हिम। यहाँ ये एक काम कर रहा है, मैन शेज ही बीट्स, वह उसको पीटता है, यानी ये काम करता है और इसका लॉजिक दे रहा है क्योंकि वो सुनती नहीं है। तो ये लॉजिक गलत है। जब लॉजिक दिया जाता है बुरे काम के लिए तो पक्का ही वो रैशनलाइजेशन है, अपने आप को ठीक साबित करने के लिए लॉजिक दिया जा गया है। ये इसने गुड़िया को तोड़ दिया है और ये बोल रहा है इट्स ए जंक एनीवे, ये कबाड़ ही थी, कबाड़ थी तो नहीं लेकिन तोड़ दी तो अब सही साबित करना पड़ेगा खुद को। ये होता है। स्टूडेंट हु चीट्स ऑन ए टेस्ट में से आई ओनली चीटेड ऑन ए फ्यू क्वेश्चंस, आई न्यू मोस्ट ऑफ द आंसर्स। ये बोल रहा है कि मैंने बस थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो ही नकल मारी, बाकी मैं जानता ही था, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। ये गलत लॉजिक दे रहा है। एक लॉजिक बहुत मज़ेदार लगा, ये कोई हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है, बैठी है और इसके सर पे चींटी है या मक्खी है। देयर इज ए फ्लाई ऑन योर हेड हनी। ये बोल रहा है कि हनी आपके सर पे एक फ्लाई है और ये हथौड़ा मारने वाला है। तो क्या हथौड़ा मारने के लिए सही लॉजिक है ये? नहीं, ये गलत लॉजिक दे रहा है, जबकि ये गलत कर रहा है कुछ।
और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लॉजिकल दे रहा है। अगला देखते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई इमोशनल क्राइसिस आ जाता है, कोई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। तब आप इमोशंस की बजाय लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हो इमोशंस से दूर भागने के लिए। जैसे एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसे कैंसर है, दुश्चिंता से, डिस्ट्रेस से बचने के लिए वह उससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने लग जाता है, दुखी नहीं होना चाहता। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति है, पिता का देहांत हो गया, तो वो दुखी होने के बजाय दाह संस्कार, हवन सामग्री, बैठने का स्थान आदि सोचने लग जाता है, किसको फ़ोन करना है, किसको नहीं करना है, उसको बुलाओ भाई, इधर बैठो भाई, ये इस तरह की बातें करने लग जाता है। लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल हो जाता है, एक तरह से इमोशंस ख़त्म कर देता है। उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है, इमोशंस का नहीं। हाँ, ग्रैंड मोम एक्सपायर्ड, ग्रैंड मोम, यस आई विल कॉन्टेक्ट द फनरल होम, ये फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ये इमोशन को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफिकेशन, तदात्मीकरण शायद हिंदी होती है, मैं सही श्योर नहीं हूँ। द कॉपी, टू कॉपी अदर्स टू अवॉइड रिजेक्शन और एग्रेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि हम दूसरों का व्यवहार कॉपी करने लग जाते हैं, दूसरों के एटीट्यूड हैं वो कॉपी करने लग जाते हैं, दूसरों के देख जैसा हम बनने लग जाते हैं। उसकी वजह होती है कि हम अकेले ना रह जाएं। जब कहीं नई जगह पे पहुंचते हैं हम, तो वो जो लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, हम भी उन्हीं तरह का बिहेव करते हैं ताकि वो हमें एक्सेप्ट कर लें। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। देखिए, मैरी एडमायर सूजी एंड ट्राइज टू कॉपी, यानी कॉपी करना है तो आइडेंटिफिकेशन है। स्टूडेंट अडॉप्टिंग नॉर्म्स एंड एटीट्यूड ऑफ न्यू क्लास आफ्टर एडमिशन, नई क्लास के जो नॉर्म्स या एटीट्यूड थे उन्हीं को कॉपी कर लेता है, तो उन्हीं जैसा लगने लगता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करवाने के लिए ही ये किए जाते हैं। बॉयज आइडेंटिफाई विद देयर फादर्स, अपने जो पिता है उसी की तरह की बिहेव करता है, उन्हीं की तरह की एक्टिंग करता है, तो वो भी आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई विद देयर फेवरेट टीचर एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर, अपने जो टीचर होता है उसी की तरह के काम, तरह की जो सोच रखने लग जाते हैं, उसी की तरह चलने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ये भी आइडेंटिफिकेशन होता है, अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। हीरो वर्शिपिंग भी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो किशोर अवस्था में आता है, यानी जो अपना हीरो होता है उसी तरह के आइडियल्स बना लेते हैं, उसी तरह के चाल चलन, सब कुछ उसी तरह के हम बना लेते हैं। वो एक आइडेंटिफिकेशन का उदाहरण है। विड्रॉवल या गिविंग अप होता है कि जो सिचुएशन है आप उससे भाग जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम है ही नहीं, एक सॉरी, विड्रॉवल या गिविंग अप का मतलब होता है जो हार मान लेना, एक तरह से जो सिचुएशन है उसको आप लेते ही नहीं कि सिचुएशन है ही नहीं। जैसे नो सिचुएशन नो प्रॉब्लम, एक्चुअल में क्या होता है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप ये कह देते हो कि नहीं कोई बात नहीं, जो भी है मैं स्वीकार करता हूँ, खुद को उससे अलग कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, मैं नहीं कर सकता। कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि ये कह देते हैं कि मैं अब ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये वाला होता है विड्रॉवल। एग्जाम्पल है जैसे आई डोंट, इट डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, मैं केयर नहीं करता, ये मेरे मैटर का नहीं है। या फिर कोई ये कहे कि आई कैन डू इट, तो ये विड्रॉवल होता है। इसके बाद आते हैं सिंपैथिज्म, ये एक बड़ी कमाल की डिफेंस मैकेनिज्म है सिंपैथिज्म। गेट सिंपैथी ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं कोई और आप चाहते हो कि प्रॉब्लम्स ठीक ना हो। उसकी वजह क्या होती है, जब प्रॉब्लम्स आप दूसरों को बताते हो तो लोग आपके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं और जिसमें आपको अच्छा फील होता है, आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और आप प्रॉब्लम ठीक नहीं करना चाहते, आप प्रॉब्लम को जस्ट एक्सप्लेन कर करके मजे लेते हो एक तरह से। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनिंग हिज मिसफॉर्चून टू द टीचर, स्टूडेंट है वो एक्सप्लेन करता है बढ़ा चढ़ा के, जी मैं उधर परेशान हो गया था, बीमार हो गया था, डॉक्टर को चला गया था, ये चला गया था। और फिर जो बच्चे हैं और टीचर हैं वो उसको सिंपैथी देते हैं, जिससे उसको अच्छा फील होता है, तो वो जारी रखता है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। एट ए रियलिटी शो पार्टिसिपेंट्स टेल अबाउट हिज पावर, जो रियलिटी शो होते हैं इनमें भी ऐसा ही होता है कि ये कहते हैं कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं या हम बहुत गरीब हैं। वो सहानुभूति बटोरने के लिए होता है। सहानुभूति जैसे ही मिलती है ईगो शांत होती है। इसके बाद आते हैं हम अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया और आप उसको वापस डिलीट करना चाहते हो या
ख़त्म करना चाहते हो उस गलत होने वाले एहसास को। इफ़ यू हर्ट समवन फीलिंग्स यू माइट ऑफर टू डू समथिंग नाइस इन फॉर देम इन ऑर्डर टू assuage योर एंग्जाइटी और गिल्ट। यानी गिल्ट की फीलिंग आने लग जाती है जब आपने कुछ गलत किया, तो उसके बदले में कुछ ऐसे काम करते हो कि वो गलत अब ठीक लगे। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, इस तरह से वापस लेना ही एक तरह से होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैन गिव्स ए बंच ऑफ रोजेज आफ्टर देयर आर्गुमेंट लास्ट नाइट। क्या होता है कि एक आदमी है, वो अपनी वाइफ से आर्गुमेंट हो रहा होगा और वो बाद में उसको फूलों का गुलदस्ता देता है ताकि वो जो उससे गलत हुआ था वो अनडू हो जाए। या फिर आफ्टर अनइंटेंशनली इंसल्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ को उसने बाय चांस इंसल्ट कर दिया, तो हस्बैंड है वो 1 घंटे तक अपनी वाइफ की ब्यूटी और बुद्धि की प्रशंसा करता रहा। तो यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जो बुरा हुआ वो आपको लगता है कि गलत हुआ, तो आप उसको सीधा सॉरी तो नहीं बोलते, लेकिन आप अच्छा करते हो उसके बदले में, उसको बोलते हैं अनडूइंग। फॉरगेट व्हाट आई सेड बिफोर, ही वाज रियली द काइंडेस्ट मोस्ट अनसेल्फिश मैन एवर। इसका मतलब है कि इसने पक्का ही ये कहा होगा पहले कि वो आदमी अच्छा नहीं है, और बाद में ये कह रही है कि वो जो मैंने कहा वो भूल जाइए आप, जबकि वो बहुत अच्छा आदमी है। ये इसका मतलब होता है अनडूइंग। इसके बाद आते हैं हम इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स एज वंस ओन। इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए, प्रोजेक्शन में क्या था कि आपके अंदर कोई विचार थे और आपको वो दूसरे में दिख रहे थे। इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि विचार दूसरे के पास हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और आप मानते हो कि वो आपके अपने हैं। आप उनको धारण कर लेते हो, जो दूसरे के विचार हैं उनको। थिंकिंग लाइक अदर्स, दूसरे की तरह सोचना। जैसे डैड टेलिंग हिज सन बॉयज डोंट क्राई, ये पिताजी का सोचना था, और बच्चा है वो उसको स्वीकार कर लेता है कि ये मेरे विचार हैं और मैं ऐसे ही रखूँगा। ये होता है इंट्रोजेक्शन। द टीचर ऑलवेज सेज राहुल यू आर वेरी पुअर एट स्टडीज। राहुल इंट्रोजेक्ट्स द फॉल्स बिलीफ एंड लीव्स द स्टडी। इंट्रोजेक्शन ये भी होता है कि कोई आपको कुछ कहता है, दूसरे के विचार हैं, आपको बुरा बताता है और आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, और एक्सेप्ट करते ही इंटरनलाइज हो गए और आप फॉलो करने लग जाते हो कि मेरे विचार हैं, और खुद ये मानने लग जाते हो कि मैं बुरा ही हूँ। या फिर आपको कोई अच्छा कहता है और आप इंटरनलाइज कर लेते हो और आपको लगने लग जाता है कि मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा ही हूँ, जबकि मानता कोई और था। ये होता है इंट्रोजेक्शन। इसके बाद आते हैं हम एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब होता है कि जो आपके अंदर इमोशन आए थे, जो इम्पल्स आई थी, जो इड ने निकाली थी भड़ास, उस भड़ास को सीधा का सीधा बाहर निकाल देना होता है एक्टिंग आउट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पर्सन हु इज एंग्री मे हिट द पर्सन हु काज्ड हिम एंगर। अगर कोई आदमी गुस्से में है तो सामने वाले को मुक्का ही मार दे जिसने गुस्सा दिलाया था। सेइंग आई एम एंग्री विद यू, ये सीधा कह देना कि मैं तेरे से गुस्सा हूँ, भाग जाए यहाँ से, बकवास मत कर। या थ्रोइंग बुक्स एट समवन, या चीज़ें फेंकना किसी की तरफ, ये भी गुस्सा निकालने का ही तरीका होता है, भड़ास निकालने का तरीका। भड़ास निकल जाए किसी तरह से, वो एक्टिंग आउट होता है, एक्ट आउट समझ लो आप। या फिर है सेल्फ इंजरी, भी कई बार एक्टिंग आउट का तरीका होता है कि कुछ लोग हैं अपने ब्लेड से काट लेते हैं, नस काट लेते हैं, या कुछ और चोट वगैरह लगा लेते हैं खुद को। ये भी एक्टिंग आउट होता है। इसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक, इसका मतलब होता है रिप्लेसिंग एन अनअटेनेबल गोल विद एन अटेनेबल गोल टू रिलीव डिसअपॉइंटमेंट। क्या होता है कि दो गोल, मान लो एक गोल की तरफ कोई बंदा प्रयास कर रहा था और वो उससे अटेन नहीं हो पाया, बाय चांस किसी भी वजह से हो सकता है वो अटेन नहीं हो पाया, तो वो उसको छोड़ के दूसरे को शिफ्ट कर ले। ये ध्यान रखें, यहाँ सोशल का मामला नहीं है, दोनों हो सकता है वो अच्छे ही थे, लेकिन एक पूरा नहीं हो पाया तो वो दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाना होता है, बस वो सब्स्टिट्यूशन होता है। आई एम नॉट गुड एट फुटबॉल सो आई विल ट्राई द स्विम टीम। नॉर्मल है, किसी एक गेम में नहीं हुआ तो दूसरे में चला गया, एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट में हो गया, ये होता है। इसके बाद आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी, कुछ महत्वपूर्ण है वो रिवाइज कर लेते हैं। कंपनसेशन था स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर। डिनायल था रिफ्यूज टू फेस ए नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव रियलिटी। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, टेक इट आउट ऑन समवन एल्स। आइडेंटिफिकेशन था अटैच टू समथिंग पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है उसके साथ आप अटैच हो जाते हो, उसी जैसा बनने की कोशिश करते हो। इंट्रोजेक्शन है कंफर्म फीलिंग फॉर अप्रूवल। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्शन, सी योर फॉल्ट्स या फोइबल्स इन अदर्स।
प्रोजेक्शन होता है वो अपनी कमियां और अपनी जो गलत इमोशन है वो दूसरों में देखते हैं। रेशनलाइजेशन है वो होता है एक्सक्यूज एंड यानी बहाने एंड जस्टिफाई मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को जस्टिफाई करना होता है। रेशनलाइजेशन अपने आप को ठीक साबित करना होता है अपनी गलतियां दबाने के लिए। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है प्रिटेंड यू आर डिफरेंट यानी अपोजिट दिखने का प्रयास होता है। रिग्रेशन होता है एक्ट मच यंगर टू फील बेटर यानी टाइम में पीछे जाना होता है। रिप्रेशन होता है पुटिंग थिंग्स इनटू द डार्कनेस, अनकॉन्शियस में धकेलना होता है बुरी यादें। और सब्लिमेशन होता है डाइवर्ट नेगेटिव इनटू सोशली एक्सेप्टेबल।